बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ख्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातनी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन, उनको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, फ़ख्र पाकिस्तान हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की ज़ीनत वो लोग बनते, वो मेहमान बनते जिन्होंने इनफरादी तौर पर इज्तिमाई लोगों को फ़ायदा पहुँचाया, अपने वतन को फ़ायदा पहुँचाया, अपनी बरादरी को फ़ायदा पहुँचाया, अपनी इस अवाम को फ़ायदा पहुँचाया, वो हमारे इस प्रोग्राम की ज़ीनत बनते। आज हमारे मेहमान एक ऐसे रहनुमा है जिनकी क़यादत और हुब्बुल वतनी सिर्फ दफ्तर के कमरों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इनका विज़न मुल्क के हर अहम शोबे को मजबूत बनाता है। ये वो शख्सियत है जिनकी मेहनत पाकिस्तान की दिफा की बुनियाद बनी, तवानाई के बहरान में रोशनी लाई, एविएशन के शोबे में मुल्क को पहली निजी परवाज़ का फ़ख्र दिया और अब सेहत और फलाह के ज़रिए कौम की खिदमत में मसरूफ़ है। लीडरशिप और कौमी विज़न सेलिब्रेट करता है फ़ख्र पाकिस्तान। आज का मेहमान कोई आम बिजनेसमैन नहीं, एक टाइकून है, एक ऐसा विजनरी जिसने एक प्राइवेट ग्रुप के मुल्क की दिफा, तवानाई और हवाबाजी और सेहत की बुनियाद बनाया। आइए बात करते हैं ताबानी ग्रुप के सरबराह, इस कौम का फ़ख्र, सितारा इम्तियाज़ के हकदार और मेमन लीडरशिप फोरम के सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब हमज़ा ताबानी साहब, जो आज हमारे इस प्रोग्राम की ज़ीनत बने, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमज़ा साहब, आप हमारे प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाएँ। काफ़ी अरसे से हमारी आपकी गुफ्तगू चल रही थी, मगर माशाअल्लाह जब भी हम आपसे बात करते थे, कभी आप इस मुल्क में, कभी किसी और मुल्क में, वहाँ आपके दौरे चलते ही रहते थे। लेकिन आज इत्तेफाक से जो है, आज का दिन हमें मिला कि आपसे हम गुफ्तगू भी करें और आपके बारे में भी जानें कि आप माशाअल्लाह एक ऐसा विज़न लेके चल रहे हैं। बल्कि मैं यहाँ से आगाज़ करता हूँ कि आपका बचपन कैसा था? आप बचपन में शरीर थे, शरारती थे, या फिर कोई विज़न था आपका? उस वक्त भी क्या पोजीशन थी आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस छोटे से इंसान को इधर बुलाया और जितना आपने खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया है मेरा, मैं ये समझता हूँ कि वो शायर ने क्या खूब कहा है कि जितना दिया मेरे सरकार ने मुझको, क्या कहने, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया मेरे सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात क्या नहीं। बात है, सुभान अल्लाह। तो ये बेशक अल्लाह और उसके रसूल का ही करम है जो अल्लाह ताला पर्दे भी डाल देता है और इज़्ज़तों को भी कायम रखता है। और दुआ यही होती है कि अल्लाह ताला हमेशा से मखलूक की मोहताजी से बचाए। आमीन। जहाँ तक आपका सवाल था कि बचपन तो कैसे आता है और कैसे चले जाता है, वक्त का पता ही नहीं चलता, और ज़िंदगी भी कब शुरू होती है और किस दिन ढल जाएगी ये क्या भी बात पता नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इंसान का जो दुनिया में आने का जो सफ़र है ना, वो बहुत थोड़ा सा है। आज हम ज़मीन के ऊपर हैं और कल ज़मीन के नीचे हैं। क्या बात है। तो जितना नाम अल्लाह की अता से बन भी जाएगा, वो दुनिया में ही रह जाएगा। आय हाय, उठाया तो यही जाएगा कि ये मैयत पड़ी है, इसको उठा लें। क्या बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि बचपन आया, तालीम हासिल करी, लेकिन 16 साल की उम्र से ही काम पे लग गए, तो बचपन जो है ना वो काम में ही निकल गया। अच्छा, तो कोई किसी को देख के आप इस काम की तरफ आए, या वैसे ही आप इस काम की तरफ आए? तो मेरा सबसे बड़ा रोल मॉडल तो मेरे अपने वालिद, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। 1 साल पहले ही उनका 7 ज़ुल्हज्जा को इंतकाल हुआ। तो मेरे रोल मॉडल तो मेरे वालिद ही थे, जिन्होंने दुनिया में हर मुल्क में तकरीबन सफ़र करा और हर टाइप बिज़नेस करा। पाकिस्तान की पहली प्राइवेट एयरलाइन लॉन्च करने में भी उन्हीं का किरदार था, और एरो एशिया के नाम से लॉन्च करी और लाइसेंस भी 001 था, और बहुत सारे मुल्कों में रहे और ऑनररी कौंसल जनरल भी थे तुर्कमेनिस्तान के। तो मेरे माशाअल्लाह। रोल मॉडल तो वही थे और हैं। मैं कोशिश करता हूँ उनकी तरह ही एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकूँ। कहाँ तक पहुँचे कि आप अपने वालिद साहब के साथ नक्शे कदम पे पहुँच चुके हैं, या कुछ थोड़ा बहुत भी अभी देखिए, स्टार्ट मैं है? तो एक तालिब इल्म हूँ, और मैं समझता हूँ कि इंसान जो है ना, वो हर कदम सीखता ही रहता है। आप जितनी भी तरक्की कर लें, जितना भी अल्लाह ताला आपको नवाज दे, लेकिन ना आपका मुकाबला अपने वालिद से होता है, ना अपने वालिदा से होता है। तो ये मुआजना तो मैं कर ही नहीं सकता कि मैं बचपन उनसे। का कोई ऐसा वाक़या जो आपको गमज़दा कर गया हो या खुश कर गया हो, कोई इस तरह की चीज़ आपके दोस्तों के हवाले से या इसके हवाले से? देखिए, वाक़यात तो ज़िंदगी में इंसान के साथ जुड़ते रहते हैं, और लाइफ जो है ना, वो ईसीजी के एक मोनोग्राम की तरह चलती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे। आप देखें कि हर उरूज को ज़वाल भी है और बाद में उरूज भी है। आपका देखा यह जाता है कि आपने किस हिम्मत के साथ, किस हौसले के साथ
और कितना तवक्कल अल्लाह पे इख्तियार करा और चीज़ को आगे लेके चले। ये इसमें तो नो डाउट आपकी पहली जो एयरलाइन थी एरो एशिया, उसने पूरे मुल्क का नक्शा तब्दील कर दिया था। एक प्राइवेट एयरलाइन लेकर आए थे, बहुत अच्छा काम था, क्योंकि मैं भी आपसे काफ़ी जी, उस वक्त नॉर्दर्न गेटवेज भी बंद थे और आपकी मेरी मुलाकात उसी ज़माने में है जी, जब जी। आप भी मेरा ख्याल है एक ट्रैवल एजेंसी को रिप्रेजेंट करते थे। और जो उस वक्त है ना नॉर्दर्न गेटवेज, ये लाहौर, इस्लामाबाद, ये कोई भी एयरपोर्ट इंटरनेशनल नहीं होते थे। तो जब हमने 1993 में ये एयरलाइन शुरू करी और आखिरी वक्त तक फिर हमारे 90,000 पैसेंजर्स महीने के थे, 11 एयरक्राफ्ट थे और उसमें इस्लामाबाद रोज़ की 9 फ़्लाइट्स थी, लाहौर 9 फ़्लाइट्स थी, हर 1 घंटे बाद जो है ना वो फ़्लाइट होती थी अवेलेबल, जो दिन में ज़्यादातर, अब रात के पहर सिर्फ एक ही फ़्लाइट होती थी। फिर वो दुबई सेक्टर भी शुरू नहीं, हुआ, दुबई फिर था, दूसरा। अबू धाबी था, अलैन, दोहा, मस्कत, अलग अलग थे और भी फिर फ्रीक्वेंसीज़ मिल गई थी और फिर हमने उसको आगे बेच दिया। आपकी फैमिली कितने लोगों पे मुश्तमिल है हमजा भाई? मेरी अपनी फैमिली, जी, जी। मेरी अपनी तो 5 लोग हैं, लेकिन मेरे छोटे भाई भी मेरे साथ हैं। मेरी अपनी फैमिली में तो मेरे 3 बच्चे हैं और वाइफ है और मेरे 3 छोटे भाई भी हैं, 2 बहनें हैं माशाल्लाह। समझ। अच्छा, कौन सा खाना आपको पसंद है? कौन सी डिश आपको पसंद है? मुझे तो पाकिस्तानी हर खाना पसंद है, दुनिया में हर जगह जाते हैं, हलाल फूड जहाँ पर भी होता है उसको ट्राई करते हैं। लेकिन कभी कभी कोई किसी का फेवरेट होता है ना, कि ये वाला क्या कहते हैं, अगर बिरयानी है जैसे ये है। निहारी। निहारी, माशाल्लाह। अच्छा, कराची के हवाले से तो तकरीबन बहुत सारे लोग निहारी को बड़ा पसंद करते हैं जी। ना। कलरों में कौन सा कलर पसंद है आपको? ब्लैक। ब्लैक कलर। जी। अच्छा, आप ज़्यादातर ब्लैक कलर में बहुत कम नज़र आते, इसकी क्या वजह है? मैं होता ही टोटल ब्लैक कलर में, वो बहुत कम मैं दूसरे कलर्स पहनता हूँ। जी। ठीक है। अच्छा, आपका ये जवानी तक का सफ़र जो है, उसमें कोई ऐसा नशेब व फराज आया, जिस तरह आप एयरलाइन की तरफ आए, फिर उसके बाद आप दूसरे तरफ भी गए, तो इन दौरान कोई ऐसा नशेब व जी फराज? जी, नशेब व फराज तो मैंने आपको बोला, दे आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। देयर आर समटाइम्स देयर दिन होते हैं जो उरूज पर होते हैं आप, और कुछ जगहों पर आपको थोड़ा सा वो होता है। लेकिन मैं आपको यही कह रहा हूँ कि एयरलाइन थी, हमने एक दिन में उसको 14 साल के ऑपरेशन को बंद करना पड़ा और फिर उसको अल्टीमेटली हमें बेचना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कारोबारी हजरात या बिज़नेस जो कर रहा होता है ना, उसकी लाइफ एक फुल ऑफ चैलेंज होती है। हर कदम पर उसके लिए एक नई जो है ना चैलेंज उसके लिए खड़ा ही होता है। अगर आप देखें तो कभी मुल्क की इकॉनमी एक चैलेंज हो जाती है, कभी आप देखें तो लोगों को और चैलेंजेस होते हैं। तो ये चलते रहते हैं, ये इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। हम इसके अंदर लीडरशिप का बड़ा उसके अंदर शामिल होता है, कि वो किस तरह बर्दाश्त करके कैसे आगे निकलता है। तो आपको तो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, जैसे आपने कहा कि एक दिन के अंदर ये एयरलाइन बंद कर देना और फिर उसके बाद उसको लेके चलना, ये सारे इतनी कुव्वत आप लाते कहाँ से, कैसे करते देखिए, हैं लीडरशिप की जहाँ तक बात है ना, तो हमारे यहाँ डेफिनेशन उमूमन लीडरशिप की गलत लोग इंटरप्रेट करते हैं। मैं समझता हूँ कि लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोवर्स, लीडर क्रिएट लीडर्स। जी। तो जब आपने अपनी ऑफिस के अंदर दुनिया के या इस शहर के अच्छे अच्छे लोग रखे हुए होते हैं और आप उनको पावर्स नहीं देंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको उनको पावर्स देनी चाहिए। तो लीडर बनना जो है ना वो आसान नहीं होता है, और असली लीडर की ये निशानी होती है कि वो लीडर्स दूसरे पैदा करता है और लोगों को आगे बढ़ाता है। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि पूरा मुल्क तरक्की करे, ये शहर तरक्की करे, ये सूबा तरक्की करे। इसमें कोई मेरे चाहने से नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें अपना 0.0001% हिस्सा तो मिला लूँ, जो मैं कर सकता हूँ अपनी ज़बान से, अपने अखलाक से, अपने कारोबार से, अपने विजन से, वो तो करते रहें। आपका अंदाज़ बड़ा मिलनसारी वाला है, बड़ा नफीस है, और बड़े अच्छे तरीके से आप सबसे मिलते हैं। मैंने कई दफ़ा देखा, मेरा ख्याल है 250 से भी ज़्यादा स्टाफ है माशाल्लाह जी आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं, उसको कैसे लेके चलते हैं? जब आप अपने अंदर से मैं हटा दें तो आपका मिलन भी अच्छा हो जाएगा, मिलनसार भी आप हो जाएंगे और मैं भी ख़त्म हो जाएगी, तो अल्लाह भी उससे राज़ी हो जाएगा। देखिए, हर कोई को है ना हमें इंसान समझना चाहिए। पैसा, रुतबा, ये इंसान को इंसान नहीं बनाता है, क्या बात है। उसका अखलाक बनाता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर हमें आज लकीर के इस तरफ रखा है और देने वाला हाथ रखा है, तो आपने दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे क्राइसिस भी देखे हैं, कहीं कुदरती आफात आई हैं, कहीं पूरे पूरे मुल्क जो हैं वो आज़ाद रियासत थे और उसके बाद वो ग़ुलामी में चले गए, तो वहाँ ज़कात देने वाले ज़कात लेने वाले बन गए। तो हमें उस वक्त से बचना भी चाहिए, अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए और अपने आप को हमेशा ज़मीन से जुड़ के रखना चाहिए। क्या बात। यही चीज़ आपको आगे लेके चलेगी। तकब्बुर के अंदर, मैं के अंदर, अना के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते।
ठीक, इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक मतलब फिर फ़ख्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातनी आपको खुश आमदीद कहता है। हमजा साहब, शादी अपनी पसंद की या माँ बाप की पसंद की? अपनी पसंद भी थी और माँ बाप को बता के करी। माँ बाप को बता के की? जी, मतलब उन्होंने ही रिश्ता डाला ऑब्वियसली। अच्छा, अगर आपको मौका मिले कि आप दूसरी शादी करें तो करेंगे? नहीं, वजह? अब बच्चों की शादी की उम्र है। मतलब आप ये कि चैनल के ये टीवी के ऊपर वाइफ वगैरह देखेंगे तो कोई इस वजह से तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये शादियाँ कर लेना मुश्किल काम नहीं है। हमारे दीन में भी 4 की इजाज़त है, लेकिन उनको एक साथ उसके हुकूक अदा करना वो आज के ज़माने में मुश्किल है। और इंसान जो है ना, ये शादियाँ ही सिर्फ हर चीज़ का सलूशन नहीं है। अब बच्चे हैं, उनकी परवरिश करें, उनको तो 2 पढ़ाएं। बीवी वबाले जान है या सुकून का बायस है? नहीं, ये तो अपनी अपनी सबकी, जिन्होंने करी है उनको ज़्यादा बेहतर पता है। तो आपको कोई बोलता नहीं है कि यार मैंने भी 2 किए आप? नहीं, मेरा आप इरादा नहीं है अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। इरादा नहीं, इसलिए इस तरफ इंटरेस्ट भी कम है इंटरेस्ट ना भी आपका? कम है। ठीक है। अच्छा, इश्यूज़ के हवाले से आप माशाल्लाह इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और कौन कौन सा काम कर रहे हैं, ज़रा हमें भी पता चले माशाल्लाह। जी, हम लोग मुख्तलिफ कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का भी बिज़नेस है, रियल एस्टेट का भी है, ऑयल एंड गैस का भी है, डिफेंस इक्विपमेंट्स का भी है। उसके अलावा हमारी अपनी हेल्थ एंड टेक की भी एक फ़र्म है जिसमें ऑनलाइन ओपीडी और सारा कुछ अवेलेबल है। तो टेक की भी है, सॉफ्टवेयर हाउस भी है, कंस्ट्रक्शन भी है। तो ये इस किस्म के बिज़नेसेस हैं और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह चल रहा है। इसके इश्यूज़ को कैसे आप कंट्रोल करते हैं? क्योंकि मेरे वो नाज़रीन देख रहे कि जो एक ही काम के अंदर आदमी परेशान हो जाता है, माशाल्लाह इतना बड़ा सेक्टर लेके चल रहे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस तरह मैंने आपको बोला है ना कि वो परेशान हो जाते हैं इसलिए कि वो स्टाफ रख के भी उसको एम्पावर नहीं करते। आप स्टाफ, जिन लोगों को आप अपने साथ मिलाते हैं ऑफिस के अंदर, उन पे थोड़ा सा भरोसा भी करना होता है, उनको एम्पावर भी करना होता है। इश्यूज़ तो देखें चलते रहते हैं ज़िंदगी के अंदर, ऑफिस के अंदर। आपको उसको सुकून के साथ, ठंडक के साथ एड्रेस करना होता है। उसके इश्यूज़ को लेके ये नहीं होता कि उस इश्यूज़ को बैठ के सिर्फ ये सोचते रहें कि ऐसा क्यों हुआ। उसके सलूशन देखने होते हैं, उसके तरीक़ेकार देखने होते हैं। तो इतनी ज़्यादा जगहों पे आप पहुंच जाते हैं, या आपके भाई भी आपको सपोर्ट करते जी जी, बिल्कुल। मेरे 3 छोटे भाई हैं। अब मेरा बड़ा बेटा भी बिज़नेस में आ गया है, उसकी ग्रेजुएशन यूके से मुकम्मल हो गई, अब वो भी आ गया है। तो पूरा एक सिस्टम है जिसके तहत ये सारी चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान कैसा लगता है? मुझे तो पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है हमेशा से। जब पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया था मुझे तब भी पाकिस्तान अच्छा लगता था। हमारा जीना, मरना, उठना, बैठना सब कुछ पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह जिस तरह सोशल काम हो रहे हैं, होते हैं, इसमें ख़ास तौर पे आप भी मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या समझते हैं कि मेमन जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में काम कर रहे हैं, तो किस तरीक़े का काम कर रहे हैं? क्योंकि आप मेमन लीडरशिप फोरम के हवाले से भी उसको देख रहे हैं, वाइस चेयरमैन है, तो क्या एम था, क्या मकसद था, क्यों ये बनाया आपने मेमन लीडरशिप? देखें, पाकिस्तान जो है ना, उसका एक सबसे खूबसूरत शहर है कराची, और हम सब कराचीआइट्स हैं। बदकिस्मती से कराची जो है ना, वो थोड़ा सा पीछे रह गया इस भाग दौड़ के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स वाइज जितना उसको आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम इस साल के भी आदाद व शुमार को उठा के देख लें तो कोई मोर देन 65% टैक्स जो है ना वो यहाँ से कलेक्ट होता है जी। और जो SRB है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, उसका 95% टैक्स कराची से कलेक्ट होता है जी। उस हिसाब से कराची की डेवलपमेंट उस पेस पर होती नहीं जो होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि कराची जो है ना, इसी तरीके से जब पूरी पाकिस्तान पर कहीं आफत आती है और इसको थोड़ा सा हम बढ़ाएं तो दुनिया में किसी भी मुसलमान मुल्क पे कोई आफत आती है तो आप देखें सबसे ज़्यादा जो डोनेशन है वो कराची से ही जमा होता है। और जो बड़े बड़े NGOs हैं, सैलानी वेलफेयर हो गया, FGRF हो गया, JDC हो गया, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर हो गया, बैतुल सलाम हो गया, आलमगीर वेलफेयर हो गया,
तमाम मकातब फ़िक्र के जितने भी इधर वेलफेयर ऑपरेट कर रहे हैं, आप देखें कि वो सबको फ़ंड सबसे ज़्यादा कराची से ही मिलते हैं। जी। अब आप आ गए मेमन कम्युनिटी में, तो मेमन तो आपको पता है बाय बर्थ बिजनेसमैन होता है। उसने भी ये देखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा अल्लाह की राह में देने से अल्लाह नवाज देता है। क्या बात। और अल्लाह ताला ने बोला है कि जब तुम मुफलिसी से भी थक जाओ, ये मफहूम है, तो मुझसे कारोबार कर लो। कारोबार क्या है? सदका दे दो, जो ज़कात देनी है वो देनी है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि एक पुख्ता यकीन है कि अल्लाह की राह में दिया हुआ पैसा जो है ना, वो ज़ाया नहीं जाता। आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ पे जिस तरह आप बात करें जेडीसी की और सबकी, ये इतने सारे लोग जो है, मेरा एक सवाल ये पहले भी था, क्या इस सिस्टम को इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि एक एजुकेशन को देख ले, एक खाने को देख ले, एक इस तरह इसको देख ले, एक शादियों को देख ले, तो एक सिस्टम के अंदर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो ये जगह जगह अलग अलग अलग। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तो जितनी एनजीओज़ बने उतना अच्छा है, बस काम सबको सही करना चाहिए। जैसे सैलानी वेलफेयर है, उसके ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, ट्रांसपेरेंसीज़ हैं। FGRF है, उसके ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, ट्रांसपेरेंसीज़ है। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर है हाजी हनीफ तैयब साहब का, उसके ट्रांसपेरेंसी है, उसके अंदर ऑडिटेड अकाउंट्स हैं। तो जो बाकी एनजीओज़ भी जिनके अकाउंट्स पूरे हैं, जो इंस्टीट्यूट चला रही हैं, जो ये सारी चीज़ें कर रही हैं, देखिए ये काम तो ऐसा है कि ये शहर जो है ना 3.5 करोड़ लोगों का शहर है। ठीक है, पॉपुलेशन इसकी सेंसस में तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ भी शो नहीं हुई हुई। तो इस शहर में आज भी सिर्फ सैलानी के प्लेटफॉर्म से 4.5 लाख लोगों का रोज़ का खाना है जी। अगर ये सोशल सारे लोग पीछे हट जाएं तो हुकूमत अकेले तो इसको कर नहीं सकेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही पाकिस्तान की इकॉनमी, आज 4 कंपनी अगर मोबाइल की ऑपरेट हो रही है, आप 25 को अलाउ कर दें। आज 4 एयरलाइन आप 40 को अलाउ कर दें, इलेक्ट्रिक कंपनी 1 या 10 कर दें। आप ये सारा निज़ाम बढ़ा दें। देखिए बैंक्स बढ़ी, क्रेडिट कार्ड्स बढ़े, डेबिट कार्ड्स बढ़े, कंपटीशन बढ़ा, डिस्काउंट परसेंटेजेस बढ़े। पहले आपको याद होगा एक ही जगह होती थी, सदर, तारिक रोड, ज़ैनब मार्केट, यही जगहें होती थी शॉपिंग की। आज हर जगह खुल गया। डिफेंस के अंदर, हर ख़याबान के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है, सुपर मार्केट से लेके हर चीज़ है। आप देखें पहले एक सुपर मार्केट होती थी यहाँ पर, आज आप पूरे गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, 34 कहीं चले जाएँ, बोरा पीर, इधर नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, नया नाज़माबाद, कहीं पर भी चले जाएँ। तो मैं समझता हूँ कि कंपटीशन होना चाहिए। और सोशल काम तो बहुत अच्छा है ना, अगर 10 लोग उसको फंड कर रहे हैं और वो सब काम कर रहे हैं तो करना चाहिए। तो आज आपकी नज़र में ये है कि एक काम को फोकस नहीं, भले अगर ये 4-5 भी कर रहे तो करने देना चाहिए, सबको करने दें। सब ने अपने अपने हिस्से का काम करना है। जज़ा और सज़ा अल्लाह के हाथ में। सब ने जो पैसा जमा हो रहा है उसको नेक नीयती से आगे पास ऑन करना है, आगे खर्च करना है, और सब कर रहे हैं तो इसमें अच्छी बात है। मेरा मेमन लीडरशिप के हवाले से मैं आपसे सवाल कर लूँ कि क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी? देखिए मेमन लीडरशिप फोरम जो है ना, ये कोई ज़कात कलेक्शन का या सदक़े या अतियात कलेक्शन का फ़ोरम नहीं है। ये वो फोरम है जो हमारी मेमन कम्युनिटी के लिए हाजी अब्दुल रहीम जानू साहब, सर इकबाल साकरानी, AV मोहम्मद साहब और इन सब ने फॉर्म किया था। आज ग्लोबल का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और फाउंडर मेंबर भी हूँ, अख्तर आरफा साहब। फिर इसके 52 चैप्टर्स बनाए। पाकिस्तान का चैप्टर जिसको अख्तर आरफा साहब हेड कर रहे हैं, ऐसे अफ्रीका का चैप्टर है, UAE का चैप्टर है, सऊदीया का चैप्टर, और सारे फ़ाल हैं, सारे काम कर। तो हमने ये देखा कि पाकिस्तान की यूथ 60% है, तो ऐसे हमारी कम्युनिटी की भी तो यूथ है ना, तो उस यूथ को चैनलाइज करें, उसके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसके अंदर उस यूथ को बताया जाए कि उनकी जो कम्युनिटी है या जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं बड़ों की, वो क्या हैं। तो उसके तहत हम इसमें कॉन्फ्रेंस कराते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने कॉन्फ्रेंस कराई थी तो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उस ज़माने में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लेके 4 में से 3 प्रोविंस के गवर्नर आए थे और मिनिस्टर्स आए थे, हमारे बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑल वॉक ऑफ लाइफ से आए थे। कौंसल जर्नल्स आए थे, उन्होंने अपनी अपनी स्टोरीज़ बताई, अपनी सक्सेस बताई, अपने लूज़र फेलियर्स बताए, अपनी हार्डशिप बताई कि ये प्रॉब्लम आता है तो हमने यूँ हैंडल करा, यूँ टैकल करा। तो ये हमें अपनी चीज़ें अपनी जनरेशन को भी तो सिखानी है। उनको बताना है कि आज दुनिया किस किस्म से तरक्की कर रही है। आज आप देखें, कहना बड़ा आसान है, AI आ गया, डेटावर्स आ गया, ये आ गया, मेटावर्स आ गया, डेटा आ गया, ब्लॉकचेन आ गया, हर कोई को नहीं पता। तो ये सिखाना है, ये समझाना है। तो जैसे सैलानी टेक का काम कर रहा है, ऐसे ही हमारा मेमन का एक और इदारा है, वर्ल्ड मेमन फेडरेशन, उसके अंदर भी आप भी उसका पार्ट है। उसके अंदर आप देखें शब्बीर हारून हमारी कम्युनिटी से हैं, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन है, वो कर रहे हैं। देखें उन्होंने IT सेंटर नीचे बना हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर जो कम फ़ीस दे सकते हैं उसके लिए एक पूरा इदारा है। ऐसे WMO जो हमारी वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये सारा हाउसिंग पे काम कर रही है, वो भी एजुकेशन पे काम कर रही है, वो भी ये राशन और सब पे काम कर रहे हैं। तो मेमन के अंदर भी ये 3 के करीब ये बड़ी
ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, फिर हर बरादरी अंदर जो है, जैसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ गोंडल मेमन एसोसिएशन को, ऐसे धोराजी है, वासावड़ है, कुतियाना है, जेतपुर है, जामनगर है, ओखाई है, बाटवा है, 52 टाइप्स ऑफ मेमन है। तो सब अपने अपने हिस्से का अपनी अपनी एसोसिएशन से भी काम कर रहे हैं। तो हमारी अपनी एसोसिएशन के अंदर भी काम हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि काम करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए, और ये पैसा घूम फिर के आवाम के अंदर ही जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये पैसा लोगों के घरों में जा रहा है और ज़ाया हो रहा है। ये पैसा एजुकेशन की सूरत में, राशन की सूरत में, शादियों की सूरत में, मदद की सूरत में, आसान घर बनाने की सूरत में, कारोबार शुरू करने की सूरत में, ये पैसा कम्युनिटी के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक मतलब फिर फ़क्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातिनी आपको खुशामदीद कहता है। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमा हमज़ा ताबानी साहब, नो डाउट अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है और हमारे इस मुल्क के लिए फ़क्र पाकिस्तान भी है और इनको सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा जा रहा है। तो आप इसके हवाले से गुफ्तगू कर लूँ कि आपका फेवरेट सियासतदान कौन है? ये मुश्किल सवाल है। ये मुश्किल सवाल है ना। मैं ए पॉलिटिकल आदमी हूँ, तमाम सियासी जमातों के साथ ताल्लुक़ रहता है, मुलाकातें रहती हैं। मतलब आप ये एक्सपोज करना नहीं चाह रहे, अगर किसी एक को कह दिया तो फिर मुश्किल में आ जाएंगे। मुश्किल हो जाता है ना, तो वो इसीलिए सारी जमातें, वो सियासतदान मेरा फेवरेट सियासतदान है जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचे, जो हमारी अफवाज पाकिस्तान के साथ, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ, हमारे सिक्योरिटी के इदारों के साथ खड़ा रहे, बजाय उसके कि उनकी तज़लील करे, बजाय उसके कि उनकी मोराल को डाउन करे। तो हर वो सियासतदान जो हमारी इन इदारों के साथ खड़ा है, वो मेरा फेवरेट सियासतदान। मार्का ये हक जो इंडिया के ऊपर जो सारी चीज़ें आई माशाल्लाह, आप इस आर्मी वगैरह से भी मुंसलिक है, उस पर भी बात करूँगा मैं। वो हमारे फ़ौज को आप क्या कहना चाहेंगे, उनको कैसे खराज तहसीन पेश करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि हमारी फ़ौज को तो हम जितना खराज तहसीन पेश करें उतना कम है। 10 मई को पाकिस्तान आर्मी ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने और तमाम वो इदारे जो उनके साथ अटैच हैं, उन्होंने जो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की सरबराही में, और एयरफोर्स ने और आर्मी ने और नेवी ने, सब ने अपना अपना काम करा है और जिस तरीके से जवाब दिया है, यकीनन आज पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर इज़्ज़त में, कद में, वक़ार में बहुत बुलंदी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। सऊदीया जिस तरीके से सऊदी, मैं यही आ रहा था, जी। सऊदी अरब ने अमेरिका के अंदर जिस तरीके से फील्ड मार्शल साहब को 2-3 दफ़ा बुलाया गया, स्पेशली वाइट हाउस के अंदर, पहला पाकिस्तानी यूनिफॉर्म जनरल जो वाइट हाउस में ये गए, और उसके अलावा भी जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाया जा रहा है, डेलीगेशंस को बुलाया जा रहा है, और सऊदीया के साथ जो पैक्ट हुआ है, पाकिस्तान का ईरान के साथ जो अभी इस डिफ्यूज़ करने में, सिचुएशन में जो पूरा एक किरदार रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ग्लोबली ये रिस्पेक्ट भी दी है, और इस पूरे रीजन में अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने एक कद अता फ़रमाया हमें और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को। और ये उस नतीजे में कि जिस तरीके से ऑनेस्टी के साथ, बुर्दबारी के साथ, हिम्मत के साथ, ताकत के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ, शहादत का जज्बा रखते हुए हमारे मुल्क के एक एक कोने की इन्होंने हिफाजत की है, करते रहे। अगर आप देखें तो परसों भी 11 हमारे जवान शहीद हुए, हमारे मुल्क के ही जवान, जी बिल्कुल, आपके और हमारे ही हैं। ये कहना बड़ा आसान होता है, अपने 18 साल, 20 साल या 25 साल के बच्चे को बॉर्डर पे खड़ा कर देना, या सियाचिन की उस पहाड़ी पे खड़ा कर देना जहाँ -50 डिग्री हो, या गर्मी के उस इलाके में यूनिफॉर्म के अंदर भी इतनी चीज़ें पहन के खड़ा रहना जहाँ 40 डिग्री से भी ऊपर दर्जा हरारत हो। तो जो खड़ा होता है उसी को पता होता है, और जिसके घर में वो शहादत वाली जनाजा आता है या जनाजा जिसके घर से उठता है, उसी के घर में खला पैदा होती है, चाहे वो ऑफिसर का हो, चाहे वो जवान का हो, चाहे वो किसी भी शोधा का हो।
तो मैं समझता हूँ कि हमें उन शोहदाओं की कदर भी करनी चाहिए, उनकी तज़लील नहीं करनी चाहिए, उनके मोराल को बूस्ट करना चाहिए, और वो पूरी दुनिया के अंदर हमें पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज लेके आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, अगर मैं ये सवाल करूं कि इस वक्त ख़ासतौर पर कंस्ट्रक्शन के काम के हवाले से भी आपने कहा, ये जो बिजनेसमैन इस वक्त अभी परेशान है एफबीआर की भी पॉलिसियों के हवाले से, इसके हवाले से, तो क्या हुकूमत ने कोई एक अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है या अभी बहुत पीछे देखिए, हैं? बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर हर बिज़नेस की एक अलग अलग परेशानी है। एफबीआर से लेकर कहीं ड्यूटी स्ट्रक्चर से लेकर कहीं और, कहीं अप्रूवल से लेके बिल्डर्स को अपनी परेशानी है, टेक्सटाइल वालों को अपनी परेशानी है, और बिज़नेस वालों को अपनी परेशानी है। इस वक्त बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई हैं, फेडरेशन के हवाले से भी, चेंबर के हवाले से भी, बिल्डर एसोसिएशन के हवालों से भी, और उनकी हाईएस्ट लेवल पर मुलाकातें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से भी हो रही हैं, एफबीआर के हेड से भी हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी हो रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो सारी चीज़ें हो रही हैं उसका इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा। हम ये भी तो देखें ना कि पाकिस्तान आज से 2.5 साल पहले ये आवाज़ें आ रही थी, जब केयर टेकर गवर्नमेंट या जब रिजीम चेंज थी, कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। डॉलर 330 पे चले गया था और 380 और 400 रुपए की बातें हो रही थी। आपकी स्टॉक एक्सचेंज 40,000 पर भी मुस्तकम नहीं खड़ी थी। और अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट 22-23% पे जा चुके थे। आईएमएफ नाराज़ बैठा हुआ था, नेबर्स आपसे नाराज़ थे, इंटरनेशनली आपकी कोई स्टैंडिंग नहीं थी। आपका जीएसपी प्लस का वो माइनस होता जा रहा था, आपकी मूडी की रेटिंग्स डाउन होती जा रही थी, जो इंटरनेशनल इदारा है। उसके बाद सारे इन्वेस्टर्स का मोराल डाउन था। उसके अंदर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, फिर फील्ड मार्शल साहब ने भी बिज़नेसमैनों से मुलाकातें करी, तजवीज़ें सुनी, और फिर जिस तरीके से सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पर आई और जिस तरीके से चीज़ों को लेके चले, वही स्टॉक एक्सचेंज है जो 40,000 से आज 1,60,000 पर है, वही इंटरेस्ट है जो 22% से आज 11% पर आ गया। डॉलर 330 से 400 रुपये पे जाने का था, वो आज 2 साल हो गए 278, 279 और 280 पे रुका हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ आपकी क्या कहते हैं, जहाँ जो क्रेडिट है वो देना चाहिए। कितना कितना वक्त लगेगा? हम हमेशा जो है ना पाकिस्तान की सियासत में ही सुनते हुए हैं कि पिछली हुकूमतें, माजी में ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इस वजह से ये नहीं हो रहा। हर बंदा आके यही करता है कि हमें टाइम पीरियड नहीं मिल रहा, हम इस तरीके से 3 साल में चले जाते हैं, इसमें चले जाते हैं। लेकिन तो मुझे कोई लगता रोड है मैप तैयार किया है इन्होंने? रोड मैप तो जो हैं सारे लोग इक़्तिदार में, उन्होंने रोड मैप तो ज़रूर बनाया है, विज़न भी बनाया हुआ होता है कि इस तरीके से मुल्क आगे चलेगा। लेकिन ये चीज़ें कोई हाथ में जादू की छड़ी या एक मैजिक वैंड नहीं होता कि बस यूँ घुमाया, ये सिर्फ फिल्मों में होता है कि बस यूँ घुमाया और हो गया। क्या आज से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले किसी ने सोचा था डॉलर रिवर्स आएगा? किसी ने सोचा था स्टॉक एक्सचेंज इतनी ऊपर जाएगी? किसी ने सोचा था इसके कि अलावा इंटरनेशनली पाकिस्तान की इतनी इज्जत होगी? बिजनेसमैन जो है दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, कोई क्या कहते हैं कराची के बिजनेसमैन जो कंस्ट्रक्शन के काम कर रहे हैं वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो एक माइनस। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब तो चीज़ें बेहतर हो गई, तो अब अपना पैसा इस मुल्क में वापस ले आना चाहिए। जो फ़्लाइट ऑफ कैपिटल होगी आज वापस इस मुल्क के अंदर पैसा लेकर आना चाहिए, और उस पर गवर्नमेंट भी काम कर रही है। अब बिज़नेसमैन को अभी भी थोड़े से रिजर्वेशंस हैं, और मुझे ये लगता है कि थोड़े अरसे के अंदर वो सही हो जाएंगे, इसलिए कि हर कम्युनिटी यानी हर बिज़नेस की जो अपनी एसोसिएशंस बनी हुई है वो हाईएस्ट लेवल पर इंगेज हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, उनकी मीटिंग्स भी हो रही हैं, डिस्कशंस भी हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही के अंदर तमाम रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ उस पर सही चीज़ करेंगे। ये इस सियासी उतार चढ़ाव ये तो डिस्टर्ब नहीं करते मुल्क के नहीं, हालात को? ऑब्वियसली करते हैं, सियासी उतार चढ़ाव भी करते हैं। अभी जिस तरीके से आपके परसों 11 जवान शहीद हो गए, तो ऑपरेशन है, फिर जो केपी में हुआ, सीएम का रेजिग्नेशन आया, अब जो नए नॉमिनेटेड सीएम है, या यहाँ पर जो बीच में 2-3 दिन आपने देखा होगा पीएमएल और पीपल्स पार्टी का क्लैश, तो इसके इफेक्ट्स तो आते हैं ना। हुकूमती सतह के ऊपर शॉर्ट पॉलिसी और लॉन्ग पॉलिसी, इसके हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि बिजनेस शॉर्ट पॉलिसी के हमें भी तो देखना चाहिए कि अगर पूरी दुनिया के अंदर डे लाइट सेविंग हो रही है तो हमें वो फिर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, तो हमें भी तो एक्सेप्ट करनी चाहिए। हम यहीं से 1.5 घंटा दूर जाते हैं तो हम पुलिस की जो रेट कायम है, हम सिग्नल पे भी खड़े रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ गवर्नमेंट चाहेगी तो कुछ हो जाएगा, फोर्सेस चाहेंगे तो कुछ हो जाएगा। हम सबको एक दूसरे के साथ मिल के ही आगे इस मुल्क को बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो आप शॉर्ट पॉलिसी के लिए कहेंगे या लॉन्ग पॉलिसी? नहीं, हर चीज़ के लिए मैं तो समझता हूँ लॉन्ग टर्म पॉलिसी चलेगा, ताकि लॉन्ग टर्म ही हर चीज़ होनी चाहिए। एडॉक बेसिस पे किए गए फैसलों के अंदर उस वक्त टेम्प्रेरी फ़ायदा तो हो जाता है,
लेकिन फ्यूचर में उसका फ़ायदा नहीं होता। कौन सा ऐसा सिस्टम लाना चाहिए बिजनेसमैन के हवाले से या एक सोशल के हवाले से कि पाकिस्तान तरक्की के राह पर हर गामज़न? चीज़ डिजिटलाइज हो जानी चाहिए, हर चीज़ ऑनलाइन हो जानी चाहिए, तो बस सब कुछ सही हो जाएगा। आपके अगर बिल्डर्स हैं तो कंस्ट्रक्शन है, तो वो भी आप ऑनलाइन सबमिट करें, उसकी ऑनलाइन आपको रिपोर्ट आ जाए। आप जितना जी। ऑनलाइन कर देंगे चीज़ों को उतनी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। आप अगर असम्बलियों को देखते हैं तो वहाँ जो है ज़्यादातर कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बलियाँ हों, उसके अंदर बहस जो होती है वो आपस में उसको नीचा, उसको ऊपर, उसको नीचा, वो तो हम ट्रक की और बत्ती के इशू पीछे इशू लगे के हुए होते ऊपर हैं, जो है ना क्या कहते हैं नहीं बात कोर है। इशू से हट जाते हैं हम्म, और ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं। अभी कराची है, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर डिस्कशन करनी है तो हम बजट पे लग जाते हैं कि सिंध गवर्नमेंट फेडरल पे डालती है, फेडरल सिंध गवर्नमेंट पे डालती है, लेकिन उस पर सफ़र जो है ना वो लोकल जो बंदा होता है ना, जो बिजनेसमैन है, वो सफ़र करता है। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। इस यकीन के साथ क्या होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ, मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक मतलब फिर फ़ख्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम साथी ने खुशामदीद होता। आप भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ एनजीओज़ के साथ भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो कौन कौन सी एनजीओज़ के साथ काम कर रहे हैं? अक्सर मैं आपको फेसबुक पे इधर देखता हूँ, हर जगह पहुँचे हुए होते हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। और एक मेहमान होने के नाते क्या यानी रात कैसी गुजरती है सुकून की? जी, जब आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो रात तो सुकून की ही गुजरेगी। किसी के पैसे आपने देने नहीं होंगे तो रात सुकून की ही गुजरेगी, और अल्लाह हमेशा ऐसा ही रखे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें करने से आपको दिल में सुकून मिलता है, कल्बी सुकून मिलता है ना आपको। आप हमारे दीन में तो वाज़ेह है कि ज़कात जो है वो हमें देनी है, तो वो उसमें इतना सोचना क्यों? अल्लाह ने इस काबिल बनाया तो ही दे सक रहे हैं ना, तो उसको देने में खुशी महसूस करनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया। अच्छा, कारोबारी दुनिया में दिफा, तवानाई, एविएशन जैसे हाई स्टेक शोबों को आप संभालते हैं। आप अपनी ज़ाती ख़ानदानी ज़िंदगी को वक्त कैसे देते हैं? नहीं, वक्त तो पूरा है, बिल्कुल वक्त देते हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, वालदा के साथ, वाइफ के साथ, सबके साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं। तो उसको मैनेज तो करना पड़ता है ना। मैनेज तो देखिए आपको हर चीज़ करनी पड़ती है। आपने सोशल एक्टिविटीज़ को भी देखना है, आपने बिज़नेस को भी देखना है, आपने फैमिली लाइफ को भी देखना है, आपने अपना भी घूमना फिरना है, तो हर चीज़ को देखना है। हुकूमती सतह पर मेमनों को वो पजीराई नहीं मिलती जिस तरीके से अक्सर मैंने गिला शिकवे सुने हैं कि जैसे कोई दूसरे ममालिक से कोई आता है तो अगर 10 बंदे बैठे हो तो उसमें हमारा मेमन का कोई बंदा नहीं बैठा होता। मतलब अगर लीडरशिप का ये फुकदान है, एक अगर हम मेमनों को लीडर बना दे पूरे मेमनों का, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए ये सारे जी, लीडर? मेरे ख्याल है होना चाहिए, लेकिन मेमन की रिप्रेजेंटेशन तो अब सब जगह पर है। पॉलिटिक्स के अंदर कम है, ब्यूरोक्रेसी में कम है, जिस वजह से आपको इतना नज़र नहीं आता। लेकिन जहाँ जहाँ बिजनेसमैन की ज़रूरत होती है, अगर आप देखें तो कल भी जो सीएम हाउस के अंदर सऊदी डेलीगेशन आया, तो स्टेज पे अकील डेडी साहब भी बैठे हुए थे, आरिफ हबीब साहब भी बैठे हुए थे, और भी मेमन लीडरान सामने बैठे हुए थे। तो हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग हैं जो माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों के अंदर उनका इनपुट है, और वो इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े ग्रुप्स हैं येमन के जो कर रहे हैं और जो अपना हिस्सा मिलाते हैं, अपनी विज़न देते हैं, अपनी चीज़ें बताते हैं। नौजवान के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे आना चाहिए इस फील्ड में? क्या पढ़ाई करें या फिज़िकली क्या चीज़ करनी चाहिए? नौजवान सबसे पहले तो सब्र करें, जो जज्बात है उसको कंट्रोल करें, फिर एजुकेशन पूरी लें। प्रॉब्लम आती है एजुकेशन में। जो पहले का दौर था वो अलग था, जो आपने दौर गुजार लिया, हमने आज से 30 साल पहले पढ़ लिया, वो पढ़ाई अलग थी, वो चीज़ अलग थी। आज बहुत स्पीड से सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। आज 3 साल पुरानी पढ़ाई भी अप टू डेट नहीं होती, आपको अप टू डेट अपने आप को रखना पड़ता है। एजुकेशन के हवाले से क्या कहेंगे? हमारी पाकिस्तान की एजुकेशन कैसी है? मतलब उसमें देखिए, कुछ जो गवर्नमेंट की एजुकेशन है हमारी, वो तो बहुत ही पीछे है। जो प्राइवेट है वो बहुत कदरे बेहतर है, लेकिन प्राइवेट में अगेन प्राइवेट की फ़ीस हर आदमी के लिए भरना एक मुश्किल काम है।
तो मैं ये समझता हूँ ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि स्कूल के निसाब को या उसके करिकुलम को भी अपग्रेड किया जाए और आज के हालात पे किया जाए कि आज ज़रूरत दुनिया में क्या है। पाकिस्तान के अंदर 60% यूथ है। अगर इस यूथ को हमने चैनलाइज नहीं करा, इस यूथ को हमने सही राह पे नहीं लेकर गए, तो फिर मुश्किल हो जाएंगी आगे जाके चीज़ें। मेमन बिरादरी इस प्लेटफॉर्म से क्या क्या कर रही है यूथ मेमन के? बरादरी अलग अलग जो 52 टाइप्स ऑफ मेमन की कम्युनिटीज़ हैं, वो फिर जो इज्तमाही बनी हुई हैं, वो एजुकेशन पे बहुत काम कर रही है। बहुत कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, और आप देखें उन्होंने मेमनों ने बनाई हुई है, स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हॉस्पिटल्स आप देखें बनाए हुए हैं, फ्री इलाज दे रहे हैं, एनजीओज़ बनाई हुई हैं। तो मेमन तो रात दिन काम कर रहे हैं और वो ये नहीं देखते कि सिर्फ़ अपनी कम्युनिटी के लिए, उसमें कोई भी आ जाए। देते हुए ये नहीं देखा जाता कि सिर्फ मेमन ही होना चाहिए। अब मैंने अक्सर सुना है कि मेमन मेमनों को ही देते हैं, ऐसा तो नहीं है ना? मतलब नहीं, बहुत सारी सारे रिलीजियस इदारे। ऑर्गेनाइजेशन भी तो चल ही रही हैं। फिर जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी हैं वो भी चल रही हैं। तो मेमन सब जगह देते हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि सिर्फ पोर्शन सेट होते हैं कि इतना अपनी कम्युनिटी को देना है, इतना फैमिली के अंदर अगर कोई नहीं कर सकता तो उसको देना है। एक्सटेंडेड फैमिलीज़ जो होती है, फिर कुछ पोर्शन आपने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को देना है। क्या ऐसी चीज़ आप चाहते हैं कि विरसे के हवाले से अपने ख़ानदान को दें, या कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट करें कि जो आपकी क्वालिटी है उसमें से क्या चीज़ आप देना चाहेंगे? नहीं, मैं अपनी तारीफ़ तो कर ही नहीं सकता कि मैं अपनी चीज़ में से क्या दूँ। जो मेरी माशाल्लाह, क्योंकि ज़िम्मेदारी है, देखने वाला जो दूसरा होता है उसको सारे सब नज़र आता नहीं, है कि लेकिन जो माशा। मेरी ज़िम्मेदारी है अच्छी एजुकेशन देना बच्चों को, वो मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि उनको बेस्ट एजुकेशन दी जाए। ख़ानदान के अंदर भी जो चीज़ हम कर सकते हैं एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, कंफर्ट के हवाले से, वो करना जो ज़िम्मेदारी है वो तो करेंगे ही। एक सितारा इम्तियाज़, एक बहुत बड़ा एज़ाज़ जो आपको मिल रहा है, उसका जब अनाउंसमेंट हुआ उस वक्त क्या कैफियत थी, क्या खुशी महसूस की कि पाकिस्तान का एक बड़ा एज़ाज़ है सितारा इम्तियाज़? यकीनन ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है और इसमें खुशी तो आप जितना उस पर बोलें वो कम है। इस पर खुशी तो बिल्कुल बहुत है। अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं और ये वालिदैन की दुआ है और फैमिली की दुआएं, उसके बगैर तो ये कुछ भी मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बस एक जो है ना इज्तमाही सब मिल के दुआ भी करते हैं तो बंदा कामयाब होता है। किसी एक फ़र्द वाहिद के हाथ में तो कुछ भी नहीं होता। अगर मैं समझूं कि मेरी वजह से है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबकी दुआएं इसमें शामिल होती है तो जाके कोई चीज़ अल्लाह नवाजता है। ताबानी ग्रुप ना, नो डाउट तवानाई के हवाले से बहुत सारी चीज़ें इस मुल्क के हवाले से कर रहा है। तो क्या आपने इसको सेलेक्ट करते हुए ये सोचा कि मैं ये वाले काम करूं तो ज़्यादा अच्छा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बस बंदा कोशिश करता रहता है। 10 चीज़ों पे काम करता है तो एक या दो चीज़ उसकी क्लिक होती है। तो कोशिश यही होती है कि अपने विज़न जो है ना, अपनी ग्रुप के लिए वो विज़न होना चाहिए कि आगे आज से 5 साल के बाद ग्रुप किधर होगा, 10 साल बाद किधर होगा, 20 साल बाद किधर होगा। उस पर वर्किंग करनी चाहिए। हालांकि हमें अपने अगले लम्हे का पता नहीं होता है, लेकिन आप एक रोड मैप छोड़ के चले जाएं कि जब आप दुनिया से जाएं तो पीछे वो रोड मैप हो। आप इतनी बड़ी गहराई की बात कह रहे हैं कि रोड मैप, हुकूमत रोड मैप डिज़ाइन कर रही है या सिर्फ वैसे ही चल रही है, ये मेरा सुना है? ख्याल है बहुत ऑनेस्टी से, बहुत सिंसेरिटी से हुकूमत काम कर रही है इस वक्त, जो हमें नज़र आ रहा है। हर कोई से मुलाकात भी होती है, हर कोई से पूछा भी जाता है, उसका इनपुट भी लिया जाता है, तमाम स्टेक होल्डर्स को भी साथ लिया जाता है, बात की जाती है, उनकी सुनी जाती है, समझी जाती है। इम्प्लीमेंट होने में कभी कभी बहुत सारी चीज़ें, डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज़ भी होते हैं अच्छा। जो नज़र नहीं आ रहे होते। तो मेरा ख़्याल है कि देखें, हुकूमत को, कोई भी बिजनेसमैन को फ़ेल करके हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं है। तो हुकूमत तो चाहेगी कि बिज़नेस ज़्यादा फ्लरिश हो। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कराची चैम्बर, दूसरे ताजिर बरादरी बहुत ही नाराज़ है हुकूमत से। क्या इनकी बातें नहीं सुनी जा रही या क्या वजह है? देखिए, उसकी तो डिटेल्स मुझे इतनी नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि नाराज़ हुकूमत से इतना ज़्यादा नहीं जितना लॉ एंड ऑर्डर की वजह से परेशान है। जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसमें जो भत्ते की पर्चियाँ और जो और इस किस्म के एलिमेंट शुरू हुए हैं, तो उसकी वजह से परेशानी मेरा ख़्याल है ज़्यादा है, जिस पे कराची चैम्बर ने भी, फेडरेशन ने भी सर्कुलर अपने मेंबरान को करें और मेरा ख़्याल है उनकी जो लॉ एनफोर्समेंट इदारे हैं, पुलिस से और मुलाकातें भी हो रही हैं कि वो उसको हैंडल करें। एक कामयाब बिजनेसमैन माशाल्लाह आप हैं अल्लाह के फजल से, तो
ये जो बिज़नेसमैन है इनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि किस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को हैंडल करें, कैसे इनको सबसे यानी पहला। मुझसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं माशाल्लाह, और लेकिन मुझसे इस वक्त बहुत आप ज़्यादा हमारे सामने कामयाब, बैठे हुए बहुत माशाल्लाह। ज़्यादा मुझसे कामयाब लोग भी बैठे हुए हैं, और मैं उनसे सीखता भी हूँ, समझता भी हूँ। मेरी अपनी फ़िलॉसफ़ी ये है, मेरे अपना ये है कि हमें नज़र भी पूरी रखनी चाहिए, खबर भी पूरी रखनी चाहिए, और सब्र भी रखना चाहिए, और सुननी चाहिए अपने लोगों की। आप खुद इंटरफेयर हो के काम करते हैं या क्या कहते हैं वही जो रिपोर्ट आ गई उस रिपोर्टों को देख के बस हाँ नहीं, ठीक है। जहाँ तक इंटरफेरेंस ज़रूरी है वो होनी चाहिए, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ नहीं भी करनी चाहिए। जहाँ लोग आपके हैं उनको खुद मुख्तार करें, उनको वो पावर्स दें, तो वो चीज़ों को करते हैं माशाल्लाह, और अच्छी करते हैं। इस कौम को, इस नौजवानों को, इस बरादरी को, हमारी पाकिस्तानी फ़ौज को, आवाम को, सियासतदानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ़ अपनी जो यूथ है उसको मैसेज दे सकता हूँ, और वो मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, अपने वक्त को ज़ाया ना करें। ये वक्त जो एक दफ़ा गुज़र जाता है ना, ये वापस नहीं आता। और सियासतदानों को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आप इब्तदा। सियासतदानों को तो हम यही बोलेंगे कि मुल्क पाकिस्तान है तो हम हैं। तो तो कैसी पाकिस्तान सियासत करें? सही वो वाली। सियासत करे जिसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हो। और मेरी फ़ौज को। फ़ौज तो वैसे ही हम उनका एहसान माने वो कम है। जिस तरीके से वो शहादतें दे रहे हैं, जिस तरीके से वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनको हम क्या मैसेज देंगे? हम उनके साथ हैं, और रात दिन हम उनके साथ खड़े हैं। जहाँ हमारी भी एज़ अ सिविलियन, एज़ अ बिज़नेसमैन ज़रूरत होगी, तो हम अपने तमाम सिक्योरिटी के इदारों के साथ खड़े थे, खड़े हैं, और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अमजद ताबानी साहब, आप हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बने माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने बिल्कुल प्यारे से अंदाज़ में और बहुत मासूमाना अंदाज़ के अंदर जो जवाबात दिए, हमें नाज़रीन आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, और मैंने इब्तिदा में भी यही कहा कि हमारे फ़ख्र पाकिस्तान के वो मेहमान जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इनफरादी तौर पर काम किया और इज्तिमाई लोगों को फ़ायदा पहुँचाया, ऐसे ही हमारे मेहमान मज़ीद और प्रोग्रामों में आप देखेंगे। हमें फ़ख्र है कि ये लोग जो है, ख़ास तौर पे मेरा भी ताल्लुक़ मेमन बरादरी से, और अल्लाह का ये एहसान है कि मेमन जो है वो सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि सबके लिए खिदमत के लिए हमेशा कोशा रहता है और आगे आता है। और ये हमज़ा ताबानी साहब भी माशाल्लाह मेमन है, और इस हवाले से कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सोच के हवाले से इन्होंने आपने जो जवाबात सुने उनमें भी देखा कि आपने पाकिस्तान पाकिस्तान और सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते रहे। तो अल्लाह ताला इनके जो काम है वो बिल्कुल एक्सपोज़ नहीं करते, बड़ी खामोशी के साथ काम करते रहे, और अल्लाह ताला इनके कामों को भी कबूल करे और इनके लिए सदका जारिया की सूरत भी बने। और हमारे वतन के हवाले से मैं कहूँगा कि हमारे नौजवान जो है वो सबसे पहले, बल्कि पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी सबसे पहले अपना एहतसाब करे, और फिर इसके बाद ये देखे कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, उसको सही इसलाह करके आगे मज़ीद बढ़े। और इंशाअल्लाह ताला जब वो अपने पाकिस्तान की फ़िक्र के साथ, अपने पाकिस्तान की सोच के साथ, अपने पाकिस्तान की तरक्की के साथ, अपने पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के साथ जब आगे बढ़ेगा, तो मेरा पाकिस्तान भी तरक्की की राह पर गामज़न होगा। आमीन। दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ़ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।